हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड पे पीएससी में। इससे पहले हम लोग मॉडर्न, मिडाइवल, एंशिएंट और एनसीईआरटी पर आधारित एक एक वीडियो बना चुके हैं, सिर्फ स्पेशल बीपीएससी और जितने भी भारत के एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए। आज हमारा होगा विश्व का इतिहास। विश्व के इतिहास में जितने भी चैप्टर हैं उससे मैंने जो इम्पोर्टेंट है, सिलेक्टेड है, टू द पॉइंट है, 4 से 5 प्रश्न प्रत्येक चैप्टर से लिया गया है और लगभग 500 क्वेश्चन होंगे। आप लोग कंप्लीट कर लीजिए वीडियो को अंत तक बने रहकर। ठीक है दोस्त, चलिए सेशन शुरू करते हैं। पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा स्टैंड बीपीएससी यूट्यूब, वहाँ पर मिलेगा। ज्वाइन कर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ओके दोस्त, देखिए सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का प्रथम प्रयोग 1875 ईस्वी में किसने किया था? तो स्लेन कुई ने किया था। किसने किया था? स्लेन कुई ने। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश से माना जाता है? तो इंग्लैंड से माना जाता है। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश से माना जाता है? तो इंग्लैंड से माना जाता है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के दौरान किस उद्योग की सर्वाधिक प्राप्ति हुई? तो वस्त्र उद्योग। ओके, प्रश्न पूछ सकता है, औद्योगिक क्रांति के दौरान किस उद्योग की सर्वाधिक प्रगति हुई? तो वस्त्र उद्योग की। ओके, उसके बाद है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ काल क्या माना जाता है? औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ काल क्या माना जाता है? तो 1750 से 1850। ओके, क्या बोलेंगे? 1750 से 1850। चलिए, क्या करना है दोस्त, 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे, क्योंकि आप लोग मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, मेरे साथ साथ बने रहेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। नहीं तो आप फिर बोलेंगे कि हम बाद में करेंगे, तो देख लीजिएगा, आप कर कर देखिएगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम मास्टर वीडियो बना रहे हैं 1-1 घंटे का, 3-3 घंटे का, 2-2 घंटे का। 1 घंटे से तो नीचे होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है आप 1 घंटा बने रहेंगे तो बहुत अच्छा आपका अभ्यास हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, अमेरिका में ब्रिटिश आर्थिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1624 ईस्वी में। अमेरिका में ब्रिटिश आर्थिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ था? तो 1624 में। क्या बोलेंगे? 1624। अमेरिकी वस्तुओं का आयात निर्यात अंग्रेजी या स्थानीय उपनिवेशों के जहाज़ों द्वारा किया जाना किस अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया? तो ये 1651 ईस्वी के नेविगेशन अधिनियम द्वारा। फिर से देखिए, अमेरिकी वस्तुओं का आयात निर्यात अंग्रेजी या स्थानीय उपनिवेशों के जहाज़ों द्वारा किया जाना एक अधिनियम बनाया गया। उस अधिनियम के द्वारा ये बहुत ही नीडेड कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। उस अधिनियम का क्या नाम था? तो ये 1651 ईस्वी का नेविगेशन अधिनियम के द्वारा। ओके, अमेरिकी उपनिवेश में आपसी व्यापार पर ब्रिटिश सीमा शुल्क कानून कब बनाया गया? अमेरिकी उपनिवेश में आपसी व्यापार पर ब्रिटिश सीमा शुल्क कब लागू किया गया? तो 1673 ईस्वी में ये कानून बनाया गया। उसके बाद है, मुझे स्वतंत्रता दे दो या मृत्यु दे दो, यह नारा अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध में किसने दिया था? तो ये पैट्रिक हेनरी ने दिया था। मुझे स्वतंत्रता दे दो या मृत्यु दे दो, यह नारा अमेरिकी स्वतंत्रता में, ये स्वतंत्रता युद्ध में किसने बोला था? तो ये पैट्रिक हेनरी ने बोला था। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों, अमेरिका में सर्वप्रथम पुस्तकालय जेम्स लागन द्वारा कहाँ स्थापित किया गया? तो ये फिलाडेल्फिया में। अमेरिका में सर्वप्रथम पुस्तकालय जेम्स लागन द्वारा कहाँ स्थापित किया गया? तो फिलाडेल्फिया में लगाया गया। बोस्टन हत्याकांड का क्या कारण था? तो ये टाउनशेंड कानूनों के विरोध का हिंसक दमन। बोस्टन हत्याकांड का क्या कारण था? तो ये टाउनशेंड कानूनों के विरोध का हिंसक दमन। प्रथम अमेरिकी कांग्रेस कहाँ बुलाई गई थी? तो ये फिलाडेल्फिया में। प्रथम अमेरिकी कांग्रेस कहाँ बुलाई गई थी? तो ये फिलाडेल्फिया में। ओके, कहाँ? फिलाडेल्फिया में। फिलाडेल्फिया कांग्रेस में अमेरिका के किस उपनिवेश ने भाग लिया? तो ये जॉर्जिया ने। फिलाडेल्फिया कांग्रेस में अमेरिका के किस उपनिवेश ने भाग लिया? तो जॉर्जिया ने। क्या बोलेंगे? जॉर्जिया। अमेरिका की स्वतंत्रता का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो रिचर्ड हेनरी ली ने। अमेरिका की स्वतंत्रता का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो रिचर्ड हेनरी ली ने। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, अमेरिका की स्वतंत्रता का प्रस्ताव 2 जुलाई 1776 ईस्वी को कांग्रेस में स्वीकृत हुआ था। स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। अमेरिका की स्वतंत्रता का प्रस्ताव 2 जुलाई 1776 ईस्वी को कांग्रेस में स्वीकृत हुआ था। स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। सितंबर 1777 ईस्वी का युद्ध कौन सा था जिसमें अंग्रेज जनरल होने वाशिंगटन को सेना सहित पीछे हटने को बाध्य किया था? तो
ब्रांडी ब्रांडी वाइन का युद्ध, ओके। सितंबर 1777 ईस्वी का युद्ध कौन सा था जिसमें अंग्रेज जनरल ने वाशिंगटन को सेना सहित पीछे हटने का बाध्य किया? तो ब्रांडी वाइन युद्ध का, ओके, ब्रांडी वाइन का युद्ध, समझ गए। अंग्रेजी सेना का सेनानायक कौन था जिसने 17,000 सेना सहित अमेरिकी सेना के समक्ष समर्पण किया था? तो ये कॉर्नवालिस था। अंग्रेजी सेना का सेनानायक कौन था जिसने 7,000 सेना सहित अमेरिकी सेना के समक्ष समर्पण किया था? तो ये कॉर्नवालिस था, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, अमेरिका के स्वतंत्रता का युद्ध का निर्णय यॉर्क टाउन में कब हुआ था? तो 19 अक्टूबर 1781 में। अमेरिका के स्वतंत्रता का युद्ध का निर्णय यॉर्क टाउन में कब हुआ था? तो 19 अक्टूबर 1781 ईस्वी को, ओके। उसके बाद है, किस संधि के बाद अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में स्थापित हुआ? तो पेरिस की संधि के बाद। किस संधि के बाद अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में स्थापित हुआ? तो ये पेरिस की संधि के बाद, ओके। फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो ये 1789 ईस्वी में। सप्तवर्षीय युद्ध किस फ्रांसीसी सम्राट के समय हुआ था? फ्रांसीसी सप्तवर्षीय युद्ध किस फ्रांसीसी सम्राट के समय हुआ था? तो लुई 15वें के समय। क्या बोलेंगे? लुई 15वें के समय सप्तवर्षीय युद्ध फ्रांसीसी का हुआ था, ओके। लुई 16वां फ्रांस का सम्राट कब तक रहा? लुई 16वां फ्रांस का सम्राट कब तक रहा? तो 1774 से 1793 ईस्वी। लुई 16वां फ्रांस का सम्राट कब तक रहा? तो 1774 से 1793 ईस्वी, ओके। क्या बोलेंगे? 1774 से 1793 लुई 16वां था, ओके। अगला प्रश्न है, फ्रांस में क्रांति के बाद कौन सा राजनीतिक दल अस्तित्व में नहीं था? तो कंट्री पार्टी, ओके। क्या बोलेंगे? कंट्री पार्टी फ्रांस में क्रांति के बाद राजनीतिक दल अस्तित्व में उसका नहीं रहा। फ्रांस में सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी को स्वीकार करने वाला पादरी को क्या कहा जाता है? तो ये जयूरर, ओके। फ्रांस में सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी को स्वीकार किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? तो ये जयूरर बोलते हैं, ओके। फ्रांस का प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ कौन था जो स्वयं को क्रांति का पुत्र कहता था? तो ये नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का प्रसिद्ध राजनीतिक क्या बोलता था? स्वयं को क्रांति का पुत्र बोलता था, ओके। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म स्थान कहाँ था? तो आजासियो में था। कहाँ था? आजासियो में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म स्थान था, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि ऐसा लगता है कि हर कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, मैं कुछ समय पूर्व आया तो जल्दी होती। ऐसा लगता है कि हर कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, मैं कुछ समय पूर्व आया तो जल्दी होती, यदि देर से आता तो विलम्ब हो जाता। ये शब्द बोनापार्ट द्वारा कब कहे गए थे? तो मिस्र के अभियान से लौटने पर, ओके। मिस्र के अभियान से लौटने पर नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि हर कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, यदि मैं समय से पहले आता तो परिणाम अलग होता, ओके। फरवरी 1804 ईस्वी में नेपोलियन द्वारा ऑस्ट्रिया के साथ की गई संधि क्या कहलाती है? तो लुनेविले की संधि कहलाती है। फरवरी 1804 में नेपोलियन द्वारा ऑस्ट्रिया के साथ की गई संधि लुनेविले की संधि कहलाती है। फ्रांस का राज मुकुट मुझे धूल में मिला, मैंने उसे तलवार की नोक से उठा लिया, यह शब्द नेपोलियन ने कब कहे थे? तो अपने राजरोहण के समय। अपने राजरोहण के समय नेपोलियन ने कहा फ्रांस का राज मुकुट मुझे धूल में मिला, ओके। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ट्रफलगर का युद्ध कब हुआ था? ट्रफलगर का युद्ध कब हुआ था? तो ये सन 1805 ईस्वी में हुआ था। ट्रफलगर का युद्ध कब हुआ था? तो 1805 ईस्वी में। 31 मार्च 1814 ईस्वी को नेपोलियन द्वारा पराजय स्वीकार कर लेने के पश्चात नेपोलियन को पेंशन देकर कहाँ भेज दिया गया? तो एल्वा द्वीप पर। 31 मार्च 1814 ईस्वी को नेपोलियन द्वारा पराजय स्वीकार कर लेने के पश्चात नेपोलियन को पेंशन देकर कहाँ भेज दिया गया? तो एल्वा द्वीप पर, ओके। नेपोलियन को एल्वा द्वीप भेज दिए जाने के बाद फ्रांस की राजगद्दी पर किसे बैठाया गया था? तो लुई 18वां को। नेपोलियन को एल्वा द्वीप भेज दिए जाने के बाद फ्रांस की राजगद्दी पर किसे बैठाया गया था? ये लुई 18वां को। 15 जुलाई 1815 ईस्वी को किस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट ने आत्मसमर्पण कर दिया? तो वाटरलू का युद्ध, ओके, वाटरलू का युद्ध। 15 जुलाई 1815 ईस्वी को नेपोलियन ने वाटरलू युद्ध के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। वाटरलू का युद्ध याद रखेंगे, ओके।
अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट ने किस अंग्रेजी नौसैन्य अधिकारी के समक्ष वाटरलू में समर्पण किया था? तो मेटलैंड। ओके, नेपोलियन बोनापार्ट ने जो था ये मेटलैंड अंग्रेज नौसैन्य अधिकारी के समक्ष क्या किया? समर्पण कर दिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, वाटरलू में समर्पण के बाद नेपोलियन को कहाँ ले जाया गया था? तो इंग्लैंड में ले गया था। वाटरलू में समर्पण के बाद नेपोलियन को कहाँ लेकर गया गया? तो इंग्लैंड में। इटली में राष्ट्रवादी चेतना जागृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को। इटली में राष्ट्रवादी चेतना जागृत करने का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। इटली में तरुण इटली का संस्थापक कौन था? तो यह मैजीनी था। इटली में तरुण इटली का संस्थापक कौन था? मैजीनी था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, इटली में तरुण इटली का संस्थापक कौन था? तो यह मैजीनी था। इटली में तरुण इटली का संस्थापक कौन था? मैजीनी में। इटली के एकीकरण जिस राज्य के नेतृत्व में हुआ था वह सार्डिनिया पिडमांट था। इटली के एकीकरण जिस राज्य के नेतृत्व में हुआ था उसका क्या नाम था? सार्डिनिया पिडमांट। ओके, क्या बोलेंगे? सार्डिनिया पिडमांट। ओके। अगला है, इटली के एकीकरण में सहायक हुआ सार्डिनिया पिडमांट का शासक कौन था? तो विक्टर इमैनुअल। ओके, इटली के एकीकरण में सहायक हुआ सार्डिनिया पिडमांट का शासक कौन था? तो विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल के कुशल प्रधानमंत्री का नाम था कावूर। विक्टर इमैनुअल के कुशल प्रधानमंत्री का क्या नाम था? तो कावूर बोलेंगे। ओके। कार्बोनारी नामक संस्था इटली के समाज के किस वर्ग से संबंधित है? तो मध्यम वर्ग के। ओके, कार्बोनारी नामक संस्था इटली के समाज के किस वर्ग से संबंधित है? या मध्यम वर्ग का। ओके। अगला है, बिस्मार्क ने कितने वर्ष तक जर्मन संघीय संसद में प्रशा का प्रतिनिधित्व किया? तो 8 वर्षों का। ओके, क्या बोलेंगे? 8 वर्षों को किया था। चलिए अगला प्रश्न है, बिस्मार्क रूस में प्रशा का राजदूत रहा 1859 ईस्वी में। बिस्मार्क रूस में प्रशा का राजदूत रहा 1859 ईस्वी में। बिस्मार्क को प्रशा के सम्राट विलियम प्रथम ने कब चांसलर नियुक्त किया? तो 1862 ईस्वी में। बिस्मार्क को प्रशा के सम्राट विलियम प्रथम ने कब चांसलर नियुक्त किया? तो 1862 ईस्वी में। चांसलर पद पर नियुक्त के समय बिस्मार्क किस पद पर था? तो ये फ्रांस में राजदूत था। ओके, कौन से पद पर था? तो ये फ्रांस में राजदूत था, याद रखेंगे। किस देश ने 20वीं सदी के प्रारंभ में स्वयं का एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में स्थापित करके एशियाई राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार किया? तो ये जापान में। ओके, क्या बोलेंगे? जापान में। किस देश ने? तो जापान ने 20वीं सदी के आरंभ में स्वयं का एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में स्थापित करके एशियाई राष्ट्र की भावना का प्रसार किया। चलिए अगला प्रश्न है, शोगुन का अर्थ है? तो जापान में सामंतों का वर्ग। शोगुन का अर्थ क्या है? तो जापान में सामंतों का वर्ग। ओके। मेजी इशिन का अर्थ क्या है? तो सामंतों का वर्चस्व। मेजी इशिन का अर्थ क्या है? तो सामंतों का वर्चस्व। वाणिज्यवाद का शब्द प्रथम आचरण किसने किया था? तो एडम स्मिथ ने। ओके, क्या बोलेंगे? एडम स्मिथ। वाणिज्यवाद शब्द का प्रथम आचरण किसने किया? तो एडम स्मिथ। ओके। अगला है, औद्योगिक क्रांति का। औद्योगिक क्रांति का अर्थ है कुटीर उद्योगों का मशीनीकरण। यह किस इतिहासकार ने कहा था? तो C.D. हैजन ने कहा था। C.D. हैजन ने कहा था कि औद्योगिक क्रांति जो है यह कुटीर उद्योगों का क्या है? मशीनीकरण है। कुटीर उद्योगों का मशीनीकरण है। किसने कहा था? C.D. हैजन ने। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ वर्ष कौन सा था? तो ये 1760 ईस्वी में था। ओके दोस्त। अगला है, इंग्लैंड वही है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभिक वर्ष कौन सा माना जाता है? तो 1760 ईस्वी बोलेंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, जॉन के द्वारा आविष्कृत मशीन का क्या नाम था? तो ये फ्लाइंग शटल था। क्या था? फ्लाइंग शटल। जॉन के द्वारा आविष्कृत मशीन का नाम क्या था? तो फ्लाइंग शटल। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कौन था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कौन था? तो हारग्रीव्स था। हारग्रीव्स स्पिनिंग जेनी का आविष्कारी था। 1784 ईस्वी में पावर लूम किसने बनाया? तो कटराइट ने बनाया। 1784 ईस्वी में पावर लूम किसने बनाया? तो कटराइट ने बनाया। सुरक्षा लैंप का आविष्कार वैज्ञानिक कौन था? तो हम्फ्री डेवी था। सुरक्षा लैंप का आविष्कार वैज्ञानिक कौन था? तो हम्फ्री डेवी था। सन 1769 ईस्वी में आर्कराइट के द्वारा आविष्कृत मशीन को क्या कहते हैं? तो वाटर फ्रेम। सन 1769 ईस्वी में आर्कराइट के द्वारा आविष्कृत मशीन को क्या कहते हैं? तो ये वाटर फ्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर फ्रेम। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी को मिलाकर म्यूल का निर्माण करता कौन था? तो ये सैमुअल क्रॉम्पटन था। वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी को मिलाकर म्यूल का निर्माण किया गया और वो कौन था? तो सैमुअल क्रॉम्पटन था। खानों से पानी निकालने हेतु वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस न्यूकोमेन ने। खानों से पानी निकालने हेतु वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस न्यूकोमेन ने। पिछले वर्ष 68वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न पूछे गए थे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री लोग बहुत सारे भूल जाते हैं उसमें क्या, और वो लोग इंडिया लेवल तक पढ़ लेते हैं, जैसे मॉडर्न हो गया, मिडाइवल हो गया, एंशिएंट। लेकिन मुझे लगता है कि ये कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ से 2-3 आपके प्रश्न जो बनेंगे आप छोड़ेंगे नहीं, बना सकते हैं आसानी से। जेम्स वाट ने इंजन बनाने का कारखाना एक उद्योगपति के साथ कब शुरू किया? तो ये 1775 ईस्वी में किया। जेम्स वाट ने इंजन बनाने का कारखाना एक उद्योगपति के साथ कब शुरू किया गया? तो 1775 ईस्वी में। ऊर्जा के रूप में पत्थर के कोयले के उपयोग की जानकारी कब मिली? तो 1750 ईस्वी में। ऊर्जा के रूप में पत्थर के कोयलों के उपयोग की जानकारी कब मिली? तो 1750 ईस्वी में मिली। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि 1784 ईस्वी में अधिक शुद्ध और परिष्कृत लोहा बनाने के पडलिंग विधि का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी कोट ने किया था। 1784 ईस्वी में अधिक युद्ध और परिष्कृत लोहा बनाने के फडलिंग विधि का आविष्कार जो किया था वो हेनरी कोट था। ओके, शीघ्र एवं सस्ता इस्पात बनाने की बेशुमार प्रक्रिया का आविष्कार कौन किया? तो हेनरी बेशुमार ने किया। नाम से ही पता चल रहा है, शीघ्र एवं सस्ता इस्पात बनाने का बेशुमार प्रक्रिया तो हेनरी बेशुमार। ओके, सड़क बनाने का नया तरीका स्कॉटिश मकाडम जो इसका शासनकाल था 1756 से 1836 ईस्वी ने खोजा। ओके, उसके बाद इन सड़कों को क्या कहा गया? मकाडम सड़कें। भाई जो खोजेगा उसी के नाम पर आधारित रहेगा ना, तो वेरी सिंपल ऐसे पहचान सकते हैं। इंग्लैंड में वर्सले से मैनचेस्टर ओके क्रिकेट स्टेडियम भी है तक लंबी नहर के निर्माण का डिज़ाइन किसने तैयार किया? तो ड्यूक ऑफ ब्रिज वाटर ने किया। इंग्लैंड में वर्सले से मैनचेस्टर तक लंबी नहर का निर्माण का डिजाइन ड्यूक ऑफ ब्रिज वाटर ने किया। ओके, अगला प्रश्न है कि भूमध्य सागर से लाल सागर को मिलने वाली स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में फ्रांसीसी इंजीनियर ने किया था, फर्डिनेंड लेसेप। ओके, भूमध्य सागर से लाल सागर को मिलाने वाली स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में किस फ्रांसीसी इंजीनियर ने किया था? तो फर्डिनेंड लेसेप ने। ओके, 1838 ईस्वी में विकसित बोट का नाम क्या था जिसने अटलांटिक सागर को 18 दिनों में पार किया? तो सीरियस। ओके, 1838 ईस्वी में विकसित बोट सीरियस था जिसने अटलांटिक सागर को 18 दिनों में पार कर दिया। अब भूमध्य सागर को लाल सागर को मिलाने वाली स्वेज नहर का निर्माण कब किया गया? तो 1869 में बोलिएगा। ओके, इंग्लैंड में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो 1825 ईस्वी में, और भारत में 1853। इंग्लैंड में प्रथम रेलगाड़ी 1825। वाष्प इंजन रॉकेट का आविष्कार कर स्थल परिवहन में क्रांति कौन लाया था? तो स्टीफेंस ने लाया था। वाष्प इंजन रॉकेट का आविष्कार कर स्थल परिवहन में क्रांति कौन लाया था? तो स्टीफेंस ने लाया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न है सन 1837 ईस्वी में व्यवहारिक तार यंत्र का आविष्कार कौन था? तो ये सैमुअल मॉर्स था। ओके, सन 1837 ईस्वी में व्यवहारिक तार यंत्र का आविष्कार कौन था? तो ये सैमुअल हर्स था। सन 1876 ईस्वी में टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो ग्राहम बेल ने किया। सन 1876 ईस्वी में टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो ग्राहम बेल ने किया। विश्व के श्रमिकों को एकता के सूत्र में बांधने का आह्वान किस ग्रंथ में किया गया? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में किया गया। विश्व के श्रमिकों को एकता के सूत्र में बांधने का आह्वान किस ग्रंथ में किया गया? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में किया गया। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। ओके, किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। अगला है टाउनसेट ने कृषि क्रांति में क्या योगदान दिया? तो रोटेशन प्रणाली से बुआई। ओके, टाउनसेट ने कृषि क्रांति में क्या योगदान दिया? तो रोटेशन प्रणाली से बुआई। आधुनिक कृषि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ऑर्थर यंग को। ओके, आधुनिक कृषि का जन्मदाता ऑर्थर यंग को कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति ने विश्व को कौन सी दो प्रमुख विचारधाराओं में बांट दिया? औद्योगिक क्रांति ने विश्व को कौन सी दो प्रमुख विचारधाराओं में बांट दिया? तो साम्राज्यवाद और समाजवाद। याद रखेंगे, साम्राज्यवाद और समाजवाद में औद्योगिक क्रांति ने विश्व को दो प्रमुख विचारधाराओं में बांट दिया।
अगला है ड्रिलिंग मशीन का आविष्कार कौन था? तो जे थ्रोडेल था। ड्रिलिंग मशीन का आविष्कार जे थ्रोडेल था। जनरल थ्योरी ऑफ पुस्तक के लेखक अर्थशास्त्री जिसने वाणिज्यवाद की प्रशंसा की थी, तो किन्स था वो। ओके, किन्स ने क्या किया? इसने जनरल थ्योरी यानी पुस्तक जो अर्थशास्त्री थे वाणिज्यवाद की प्रशंसा की थी, वो किन्स था। ओके, इलेक्ट्रिक क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो बी टेस्टोर ने किया। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया? बी टेस्टोर ने किया। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है इंग्लैंड में यूरोपियन साम्राज्य का प्रस्तुतकर्ता कौन था? यानी किसने प्रस्तुत किया? तो रॉबर्ट ओवेन ने। इंग्लैंड में यूरोपियन साम्राज्यवाद रॉबर्ट ओवेन ने प्रस्तुत किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है अमेरिका का नामांकन किसके नाम पर हुआ? तो अमेरिगो। ओके, अमेरिगो। अमेरिका का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो अमेरिगो। ओके, इटालियन नाविक अमेरिगो वेस्पुची अमेरिकी तट पर कब पहुंचा? तो 1501 ईस्वी में पहुंचा। इटालियन नाविक अमेरिगो वेस्पुची अमेरिका के तट पर पहुंचा तो 1501 ईस्वी में पहुंचा। ओके, अमेरिका में प्रथम अंग्रेजी बस्ती का क्या नाम था? तो जेम्स टाउन। अमेरिका में प्रथम अंग्रेजी बस्ती का क्या नाम था? तो जेम्स टाउन। याद रखेंगे। अमेरिका में ब्रिटिश आर्थिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? तो 1624 ईस्वी में। अमेरिका में ब्रिटिश आर्थिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? तो 1624 ईस्वी में। अमेरिका में ब्रिटिश शासन द्वारा 1750 ईस्वी में लोहा गलाने पर किस कानून द्वारा रोक लगाई गई? तो आयरन एक्ट। ओके, अमेरिका में ब्रिटिश शासन द्वारा 1750 ईस्वी में लोहा गलाने पर किस कानून द्वारा रोक लगाई गई? तो आयरन एक्ट। ओके, अमेरिका तटीय प्रदेश में सक्रिय राजनीतिक दल का क्या नाम था? तो जेंटिलमैन। ओके, जेंटिलमैन दल। ओके, अमेरिका तटीय प्रदेश में सक्रिय राजनीतिक दल का क्या नाम था? जेंटिलमैन द्वारा। ओके, अगला प्रश्न है कि अमेरिका के आंतरिक प्रदेश में सक्रिय राजनीतिक दल को क्या कहा जाता है? तो कंट्री पार्टी। अमेरिका के आंतरिक प्रदेश में सक्रिय राजनीतिक दल को क्या कहा जाता है? कंट्री पार्टी। अमेरिका के आंतरिक प्रदेश में सक्रिय राजनीतिक दल को क्या कहा जाता है? कंट्री पार्टी। उसके बाद है अमेरिका में ब्रिटिश नीति किस सम्राट के समय कठोर हुई? तो ये जॉर्ज तृतीय के समय। अमेरिका में ब्रिटिश नीति किस सम्राट के समय कठोर हुई? तो जॉर्ज तृतीय के समय। जॉर्ज तृतीय के समय कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था जिसने आय व्यय में संतुलन हेतु अमेरिका में करारोपण की नीति बनाई? तो लॉर्ड टाउनशेंड। ओके, लॉर्ड टाउनशेंड ने अमेरिका में करारोपण की नीति बनाई। ओके, अगला प्रश्न है अमेरिका में प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो 1704 ईस्वी में। अमेरिका में प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो 1704 ईस्वी में। ओके, चलिए अगला प्रश्न है क्या है? अमेरिका में 1704 ईस्वी में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था? तो बोस्टन न्यूज लेटर। अमेरिका में 1704 ईस्वी में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था? तो ये बोस्टन न्यूज लेटर था। ओके, उसके बाद है अमेरिका के उपनिवेशों में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े समुद्र को क्या कहते हैं? तो क्वेकर कहते हैं। अमेरिका के उपनिवेश में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े समुद्र को क्या कहते हैं? तो क्वेकर कहते हैं। ओके, उसके बाद अमेरिका में शीरा के आयात पर रोक हेतु पारित 1764 ईस्वी का अधिनियम क्या कहलाया? तो शुगर एक्ट। ओके, अमेरिका में शीरा के आयात पर रोक हेतु पारित 1764 ईस्वी में अधिनियम क्या कहलाया? तो शुगर एक्ट। ओके, स्टम्प एक्ट अमेरिका में कब लागू किया गया? स्टम्प एक्ट अमेरिका में कब लागू हुआ? तो 1765 ईस्वी में स्टम्प एक्ट लागू हुआ अमेरिका में। 1765 ईस्वी में केवल अंग्रेजी मुद्रा के प्रयोग की बाध्यता हेतु बनाया गया कानून क्या कहलाता है? तो करेंसी एक्ट। 1765 ईस्वी में केवल अंग्रेजी मुद्रा के प्रयोग की बाध्य हेतु बनाया गया कानून करेंसी एक्ट। ओके, चलिए अगला प्रश्न है टाउनशेंड किसकी सरकार में वित्त मंत्री थे? तो विलियम पिट। ओके, टाउनशेंड विलियम पिट की सरकार में वित्त मंत्री थी। ओके, ये लेडीज हैं। टाउनशेंड ने अमेरिका में 1767 ईस्वी में धन वसूली हेतु क्या किया? तो अप्रत्यक्ष कर लगाया। ओके, टाउनशेंड ने अमेरिका में 1767 ईस्वी में धन वसूली हेतु अप्रत्यक्ष कर बनाया था। ओके, टाउनशेंड द्वारा लागू करो कब समाप्त किया गया? तो 1770 ईस्वी में। टाउनशेंड द्वारा लागू करो जो कर था वसूला जाता था टैक्स कब समाप्त किया गया? तो ये 1770 ईस्वी में जो इनके द्वारा बनाया गया था। अमेरिका के कैम्ब्रिज नगर में 1636 ईस्वी में स्थापित कॉलेज का क्या नाम था? तो हार्वर्ड कॉलेज। ओके, अमेरिका के कैम्ब्रिज नगर में 1636 ईस्वी में स्थापित कॉलेज का क्या नाम था? तो हार्वर्ड कॉलेज। ओके,
वर्जीनिया में विलियम एंड मेरी कॉलेज कब स्थापित हुआ? तो ये 1639 ईस्वी में। ओके, 1639 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी का संस्थापक कौन था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी का संस्थापक कौन था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी का संस्थापन कौन था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। अमेरिका में प्रथम मुद्रण यंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो कैम्ब्रिज में। अमेरिका में प्रथम मुद्रण यंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो कैम्ब्रिज में। ओके, ऊपर वाला क्या था? अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी का संस्थापक कौन था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। फिलोसॉफिकल सोसाइटी का बोलेगा अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी, अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके, क्या बोलेंगे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। अमेरिका में प्रथम मुद्रण यंत्र बोलेगा तो कैम्ब्रिज। ओके, 1775 ईस्वी में जिस पुस्तक में घोषित किया गया कि अमेरिका के लोग अपना शासन करना अच्छी तरह जानते हैं, किसने लिखा था? तो टॉमस पेन ने लिखा था कि अमेरिका के लोग शासन करना अच्छी तरह से जानते हैं, 1775 ईस्वी में। ओके, उसके बाद है बोस्टन चाय कांड के नेता कौन थे? तो सैमुअल एडम्स। बोस्टन चाय कांड के नेता सैमुअल एडम्स थे। ओके, चाय पर करारोपण के विरोध में अमेरिकन राष्ट्रवादियों का क्या कृत्य था? तो चाय की पेटियां समुद्र में फेंक देना। चाय पर करारोपण के विरोध में अमेरिकन राष्ट्रवादियों का कृत्य था कि चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक देना। ओके, अगला प्रश्न है, अमेरिका में प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस कब बुलाई गई? तो 1774 ईस्वी में। अमेरिका में प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस कब बुलाई गई? तो ये 1774 ईस्वी में। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? तो 10 मई 1775 ईस्वी को। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? तो 10 मई 1775 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, अमेरिका को राष्ट्रवादी सेना का सेनापति किसे बनाया गया? तो वाशिंगटन को। अमेरिका को राष्ट्रवादी सेना का सेनापति वाशिंगटन को बनाया गया था। अमेरिका के राष्ट्रवादी ने बोस्टन पर कब अधिकार किया था? तो मार्च 1776 ईस्वी में। अमेरिका के राष्ट्रवादियों ने बोस्टन पर 1776 में मार्च 1776 में अधिकार कर लिया। अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के बाद पेरिस की संधि कब हुई? तो सितंबर 1783 ईस्वी में। अमेरिकी स्वतंत्र युद्ध के बाद पेरिस की संधि कब हुई? सितंबर 1783 ईस्वी में। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? तो 21 जून 1788 को। अमेरिका का संविधान 21 जून 1788 को लागू हुआ। ओके, अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के 1800 ईस्वी में तीसरे राष्ट्रपति कौन हुए? तो जेफरसन हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1800 ईस्वी में तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो ये जेफरसन थे। अमेरिका के संघीय ढांचे में कितने स्वायत्तशासी राज्य थे? तो 50। अमेरिका के संघीय ढांचे में कितने स्वायत्तशासी राज्य थे उस समय? तो 50। संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका का स्वरूप क्या था? तो द्विसदनात्मक। अभी भी वही है। अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका का स्वरूप द्विसदनात्मक है। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें का शासन काल का समय क्या था? 1661 से 1715 ईस्वी में। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें का शासन काल का क्या समय था? 1661 से 1715 ईस्वी। लुई और एंतानवेत नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो विसेंट क्रॉनिन। ओके, लुई और एंतानवेत नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विसेंट क्रॉनिन। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, मैं ही राज हूँ, इन शब्दों द्वारा निरंकुशता का प्रदर्शन करने वाले फ्रांसीसी शासक कौन थे? तो लुई 14वां था। ओके, मैं ही राज हूँ, इन शब्दों द्वारा निरंकुशता का प्रदर्शन करने वाले फ्रांसीसी शासक कौन था? लुई 14वां। फ्रांस में ऐसे 40 प्रांतों को क्या कहा जाता था जिनका शासन में सीधी संपर्क गवर्नमेंट नहीं था? ओके, फ्रांस में ऐसे 40 प्रांतों को क्या कहा जाता था जिनका शासन में सीधा संपर्क नहीं था? ओके, गवर्नमेंट। फ्रांस में ऐसे 40 प्रांतों को क्या कहा जाता था जिनका शासन में सीधा संपर्क नहीं था? तो ये गवर्नमेंट कहा जाता है। ओके, उसके बाद है, फ्रांस के प्रांतीय शासन व्यवस्था में जनरलिटी नामक प्रांत के अधिकारी क्या कहलाते थे? तो इंटेंडेंट कहलाते थे। फ्रांस की प्रांतीय शासन व्यवस्था में जनरलिटी नामक प्रांतों के अधिकारी क्या कहलाते थे? तो ये इंटेंडेंट कहलाते थे। फ्रांसीसी राज दरबार को क्रांति के पूर्व क्या कहा जाने लगा? तो राष्ट्र की समाधि। फ्रांसीसी राज दरबार को क्रांति के पूर्व क्या कहा जाने लगा? तो राष्ट्र की समाधि। ओके, उसके बाद है, फ्रांस की न्यायपालिका को क्या कहा जाता है? तो पार्लामा। ओके, फ्रांस की न्यायपालिका को पार्लामा कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
कि स्टेट विद इन दी स्टेट, फ्रांस में यह कथन किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? द चर्च। ओके, स्टेट विद इन दी स्टेट, फ्रांस में यह कथन किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? द चर्च। ओके, फ्रांस के स्टेटस जनरल में कितने सदन थे? तो ये 3 थे। ओके, फ्रांस के स्टेटस में जनरल में कितने सदन थे? तो ये 3 थे। ओके, उसके बाद है स्टेटस जनरल का अंतिम अधिवेशन कब हुआ? तो ये 1614 ईस्वी में। ओके, स्टेटस जनरल का अंतिम अधिवेशन कब हुआ? तो 1614 ईस्वी में। स्टेटस जनरल की बैठक बुलाने का प्रस्ताव फ्रांस के किस वित्त मंत्री ने रखा? तो ब्रियां ने रखा। ओके, स्टेटस जनरल की बैठक बुलाने का प्रस्ताव फ्रांस के किस वित्त मंत्री ने रखा था? तो ये ब्रियां ने। ओके, लेटर डी केचिट कुलीनो को प्राप्त था, यह क्या था? तो विशेषाधिकार। ओके, लेटर डी केचिट कुलीनो को प्राप्त था यह विशेषाधिकार। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गेबुल नामक कर फ्रांस में किस वस्तु पर लगाया गया था? तो नमक। ओके, गेबुल नामक कर फ्रांस में किस वस्तु पर लगाया गया था? तो ये नमक। फ्रांस में गेबुल कर की दर क्या थी? तो 7 पाउंड वार्षिक। फ्रांस में गेबुल कर की दर क्या थी? तो 7 पाउंड वार्षिक। टाइथ नामक किसके द्वारा वसूल किया जाता था? चर्च। टाइथ नामक कर चर्च के द्वारा वसूल किया जाता था। फ्रांस में कोरवी नामक कर का स्वरूप क्या था? तो बेगार था। फ्रांस में कोरवी नामक कर का स्वरूप क्या था? तो ये बेगार था। यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति संभव नहीं होती। ये शब्द फ्रांस में किसके द्वारा कहे गए थे? तो नेपोलियन बोनापार्ट। यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति संभव न होती। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? तो नेपोलियन बोनापार्ट। लुई 16वां द्वारा स्टेटस जनरल के अधिवेशन का उद्घाटन कब किया गया था? तो ये 5 मई 1789 ईस्वी को किया गया था। 5 मई 1789 ईस्वी को। फ्रांस के तृतीय सदन द्वारा नेशनल असेंबली की घोषणा कब की गई थी? तो ये 17 जून 1789 ईस्वी को। ओके, अगला है 20 जून 1789 ईस्वी को फ्रांस के सम्राट द्वारा सभा भवन के द्वारा बंद कर दिए गए अतः संविधान के निर्माण तक विसर्जित नहीं होने की शपथ को क्या कहा जाता था? तो ये टेनिस कोर्ट की शपथ। टेनिस कोर्ट की शपथ। अगला है कि 20 जून 1789 ईस्वी को फ्रांस के सम्राट द्वारा सभा भवन के द्वारा बंद कर दिया अतः संविधान के निर्माण तक विसर्जित नहीं होने की शपथ को क्या कहा गया? तो टेनिस कोर्ट की शपथ। ओके, टेनिस कोर्ट की शपथ कहा गया। फ्रांस में बेस्टिल की जेल को तोड़कर राजनीतिक कैदियों की कब मुक्त किया गया? तो ये 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। फ्रांस में बेस्टिल की जेल को तोड़कर राजनीतिक कैदियों को कब मुक्त किया गया? तो ये 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है फ्रांस में मानवाधिकारों की घोषणा कब की गई थी? तो 27 अगस्त 1789 ईस्वी को। फ्रांस में मानवाधिकारों की घोषणा 27 अगस्त 1789 ईस्वी को की गई। मैं राजतंत्र के अवशेष अपने साथ ले जा रहा हूँ, ये शब्द फ्रांस की क्रांति के बाद किसने कहा था? तो ये मिराबो ने कहा था। मैं राजतंत्र का अवशेष अपने साथ ले जा रहा हूँ, यह शब्द फ्रांस की क्रांति के बाद किसने कहा? तो मिराबो ने कहा था। फ्रांस स्टेटस जनरल के प्रतिनिधि जो सुधारों का प्रस्ताव राजा को सौंपने के लिए लाए थे उसे क्या कहा गया था? तो एक काहिए कहा गया था। फ्रांस स्टेटस जनरल के प्रतिनिधि जो सुधारों का प्रस्ताव राजा को सौंपने के लिए लाए थे उसे क्या कहा गया था? तो ये काहिए कहा गया था। ओके, 20 जून 1789 ईस्वी को टेनिस कोर्ट की शपथ दिलाने वाला और अक्टूबर 1789 ईस्वी में नेशनल असेंबली का अध्यक्ष कौन था? तो यह मोनियर था। ओके, मोनियर। फ्रांस में भूख और अभाव से पीड़ित लोगों को जो क्रांति की पूर्व संध्या थी ऊपर करते हैं को पेरिस में एकत्र हुए थे, उन्हें क्या कहा गया? तो सांक्यूलोत कहा गया। सांक्यूलोत। फ्रांस के सम्राट लुई 16वें पर मुकदमा कब शुरू किया गया? तो 11 जनवरी 1793 ईस्वी को। ओके, फ्रांस में सम्राट लुई 16वें के मुकदमा कब शुरू किया गया? तो 11 जनवरी 1793। ओके, आज कितना तारीख है? 11 जनवरी, यानी आज ही के दिन उस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। फ्रांस के सम्राट लुई 16वें को फांसी की सजा कब दी गई? तो 21 जून 1793 ईस्वी को। 21 जून यानी आज से 6 महीना बाद। ओके, फ्रांस में
जैकोबिन दल के विरोधियों को मृत्युदंड हेतु प्रयुक्त यंत्र को क्या कहा गया? तो गिलोटिन है। ओके, फ्रांस में जैकोबिन दल के विरोधियों को मृत्युदंड हेतु गिलोटिन कहा गया। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि उग्र क्रांतिकारी दल का नेता कौन था जिसने जैकोबिन दल के आतंक के शासन का नेतृत्व किया? तो गिबर्टी था। उग्र क्रांतिकारी दल का नेता कौन था जिसने जैकोबिन दल के आतंक के शासन का नेतृत्व किया? गिबर्टी था। फ्रांस में नेशनल कन्वेंशन की स्थापना कब हुई थी? तो 20 सितंबर 1792। फ्रांस में नेशनल कन्वेंशन की स्थापना कब हुई? 20 सितंबर 1792। फ्रांस में संवैधानिक एक तंत्र चाहने वाला फ्रांसीसी पत्रकार व नेता कौन था? तो थियर्स था। ओके, फ्रांस में संवैधानिक एक तंत्र चाहने वाला फ्रांसीसी पत्रकार व नेता कौन था? तो ये थियर्स था। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना का समर्थक कौन था? जो गणतंत्र सरकार स्थापित करना चाहता था तो ये था क्वेगनॉक। ओके, फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना का समर्थन कौन था? जो गणतंत्र सरकार स्थापित करना चाहता था तो क्वेगनॉक था। ओके, क्वेगनॉक। फ्रांस के नेशनल कन्वेंशन में कुल कितने सदस्य थे? तो ये 782। फ्रांस की नेशनल कन्वेंशन में कुल कितने सदस्य थे? तो 782। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि फ्रांस के किस विद्वान ने पर्शियन लेटर्स और द स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना की थी? तो मॉन्टेस्क्यू ने। ओके, मॉन्टेस्क्यू ने। फ्रांस में चर्च को बदनाम की चीज़ कहकर चर्चा का विरोध कौन था? तो वोल्टेयर था। ओके, कहकर चर्च का विरोध किसने किया? तो वोल्टेयर। फ्रांस का विरोध राजनीतिक कौन था जो स्वयं को क्रांति का पुत्र कहता था? तो नेपोलियन बोनापार्ट स्वयं को क्रांति का पुत्र कहता था। नेपोलियन की जन्म तिथि क्या मानी जाती है? तो 15 अगस्त 1769। ओके, 15 अगस्त 1769। अगला प्रश्न है नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का क्या नाम था? तो कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन के पिताजी का क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का माताजी का नाम मैरी लेटिजिया रेमोलिया। मैरी लेटिजिया रेमोलिया। ओके, नेपोलियन बोनापार्ट की प्रारंभिक शिक्षा किस पाठशाला में हुई? तो ब्रियानी स्कूल में। ओके, ब्रियानी स्कूल में। यह युवक कठोर पत्थर का बना हुआ है, इसके अंतरात्मा में एक ज्वालामुखी धंधक रही है। एक शिक्षक द्वारा ये शब्द किसके लिए कहे गए थे? तो नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है नेपोलियन बोनापार्ट 16 वर्ष की उम्र में तोपची सेना में सेकेंड लेफ्टिनेंट कब बना? तो ये 1785 ईस्वी में। ओके, 1785 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट 16 वर्ष की उम्र में तापची सेना में सेकेंड लेफ्टिनेंट बना था। नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस की गृह सेना का जनरल कब बनाया गया? तो 15 अक्टूबर 1795 ईस्वी को। 15 अक्टूबर 1795 को नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का गृह सेना जनरल बनाया गया। ऑस्ट्रिया व सर्डिनिया की संयुक्त सेना को परास्त करने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट 17 अक्टूबर 1797 ईस्वी को ऑस्ट्रिया से कौन सा संधि किया? तो कैम्पो-फोनिया की संधि। कैम्पो-फोनिया की संधि। पिरामिड का युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस व मिस्र के बीच। ओके, पिरामिड का युद्ध फ्रांस व मिस्र के बीच हुआ था। अगला है इंग्लैंड द्वारा क्रांति के बाद फ्रांस की सरकार को कब मान्यता दी गई? तो 1802 ईस्वी में। इंग्लैंड द्वारा क्रांति के बाद फ्रांस की सरकार को कब मान्यता दी गई? तो 1802 ईस्वी में। कैथोलिक प्रजा को प्रसन्न करने हेतु पोप के साथ किए गए नेपोलियन के समझौते को क्या कहा जाता है? तो कॉनकॉर्ड। ओके, कैथोलिक प्रजा को प्रसन्न करने हेतु पोप के साथ किए गए नेपोलियन के समझौते को कॉनकॉर्ड कहा जाता है। नेपोलियन की विधि संहिता कब लागू हुई थी? तो 1804 ईस्वी में। नेपोलियन की विधि संहिता कब लागू हुई थी? तो ये 1804 ईस्वी में। नेपोलियन की विधि संहिता में कितने प्रकार के कानून थे? 5। नेपोलियन की विधि संहिता में कितने प्रकार के कानून थे? 5। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया गया? तो 1804 ईस्वी में। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया गया? तो 1804 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेपोलियन बोनापार्ट का राज्याभिषेक 2 सितंबर 1804 ईस्वी को त्रोदे दामे चर्च में हुआ। नोत्रे दामे में। ओके, नोत्रे दामे चर्च में नेपोलियन बोनापार्ट का राज्याभिषेक 2 दिसंबर 1804 को हुआ। फ्रांस व स्पेन की सेना और ब्रिटिश सेनापति नेशनल के मध्य 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में युद्ध का परिणाम हुआ था। ये नेपोलियन की पराजय। ओके, नेपोलियन की पराजय। फ्रांस व स्पेन की सेना व ब्रिटिश सेनापति नेल्सन के मध्य 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी को युद्ध का क्या परिणाम था? तो नेपोलियन की पराजय। ओके, प्रेसबर्ग की संधि नेपोलियन द्वारा किस देश के साथ की गई थी? तो ऑस्ट्रिया। ओके, प्रेसबर्ग की संधि नेपोलियन द्वारा किस देश के साथ की गई थी? ऑस्ट्रिया। ओके,
प्रेसबर्ग की संधि द्वारा फ्रांस में मिलाए गए प्रदेश कौन से थे? तो बवेरिया तथा वुटनबर्ग। ओके, बवेरिया तथा वुटनबर्ग में मिलाए गए थे। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट ने प्रुसिया को पूर्णतः परास्त कर बर्लिन में कब प्रवेश किया? 25 अक्टूबर 1806 ईस्वी को। नेपोलियन बोनापार्ट ने प्रुसिया को पूर्णतः परास्त कर बर्लिन में कब प्रवेश किया? तो 25 अक्टूबर 1806 ईस्वी में। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राज्यों की क्या व्यवस्था थी? तो 16 राज्यों का जर्मन परिसंघ बनाया। ओके, 16 राज्यों का जर्मन परिसंघ बनाया। 1807 ईस्वी में नेपोलियन ने रूस को किस लड़ाई में परास्त किया था? तो यह फ्राइडलैंड का युद्ध में परास्त किया था। 1807 ईस्वी में नेपोलियन ने रूस को किस लड़ाई में परास्त किया था? ये फ्राइडलैंड का युद्ध में परास्त किया था। टिलसिट की संधि कौन से 3 राष्ट्राध्यक्षों में हुई थी? तो फ्रांस, रूस और प्रुसिया। ओके, टिलसिट की संधि कौन से 3 राष्ट्राध्यक्षों में हुई थी? तो फ्रांस, रूस और प्रुसिया। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, नवंबर 1806 ईस्वी को नेपोलियन बोनापार्ट ने समस्त ब्रिटिश प्रदेशों के साथ व्यापार अवरोध की घोषणा की थी। इसे क्या कहा जाता है? तो बर्लिन आदेश। ओके, इसे बर्लिन आदेश कहा जाता है। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी जिसके साथ नेपोलियन बोनापार्ट ने 1809 ईस्वी में विवाह किया था, उसका नाम क्या था? तो ये लुइसा था। ओके, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी जिसके साथ नेपोलियन बोनापार्ट ने 1809 ईस्वी में विवाह किया था, उसका नाम लुइसा था। लिपजिग का युद्ध कब हुआ था जिसमें नेपोलियन की भारी पराजय हुई? तो अक्टूबर 1813 ईस्वी में। लिपजिग का युद्ध 1813 ईस्वी में हुआ था। ला रोदियेर के युद्ध में यूरोपीय गुट के किस सेनानायक ने नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित किया? तो ब्लूरर वर ने किया। ओके, ब्लूरवर। ओके, ला रोदिवेर के युद्ध में यूरोपीय गुट के किस सेनानायक ने नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित किया? तो ब्लूरवर ने किया। ओके, ब्लूरवर। अगला प्रश्न है, फ्रांस और रूस के मध्य युद्ध कब हुआ जिसमें नेपोलियन की लगभग 2/3 सेना भूख व ठंड से नष्ट हो गई? तो 1812 ईस्वी में। ओके, 17 जून 1813 ईस्वी को ऑस्ट्रिया द्वारा रूस व प्रुसिया के साथ की गई संधि कौन सी थी? तो राइबेक की संधि। ओके, राइबेक की संधि। 31 मार्च 1814 ईस्वी को नेपोलियन द्वारा पराजय स्वीकार कर लेने के बाद नेपोलियन को पेंशन देकर कहाँ भेज दिया गया? तो एल्बा द्वीप पर। ओके, पेंशन देकर नेपोलियन को कहाँ भेज दिया गया? एल्बा द्वीप पर। नेपोलियन को एल्बा द्वीप भेज दिए जाने के बाद फ्रांस की राजगद्दी पर किसे बैठाया गया? तो लुई 18वां को। ओके, नेपोलियन को एल्बा के द्वीप पर भेजकर लुई 18वां को गद्दी पर बैठाया गया फ्रांस पर। ओके, वियना सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? तो नवंबर 1814 ईस्वी में। नेपोलियन बोनापार्ट ने किस अंग्रेज नौसेना अधिकारी के समक्ष वाटरलू में समर्पण किया था? तो मेटलैंड। ओके, वाटरलू में समर्पण के बाद नेपोलियन को कहाँ लेकर गया गया? तो इंग्लैंड में लेकर गया गया। नेपोलियन बोनापार्ट को उसके अंतिम पराजय के बाद कहाँ कैद रखा गया? तो सेंट हेलेना द्वीप पर। ओके, सेंट हेलेना द्वीप पर। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हुई थी? तो मई 1821 में। ओके, 1821 में नेपोलियन बोनापार्ट का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था? तो सेंट हेलेना द्वीप पर। ओके, जापान ने कोरिया पर कब अधिकार किया? तो 1910 में। 1910 में जापान ने कोरिया पर अधिकार कर लिया। 1921-22 के किस सम्मेलन में पश्चिम देशों ने जापान पर अंकुश लगाने की कोशिश की? तो वाशिंगटन सम्मेलन। ओके, वाशिंगटन सम्मेलन। लोगों में अफीम प्रयोग से चिंतित चीन ने कब अफीम के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया था? तो 1800 ईस्वी में। ओके, चीन ने कब अफीम के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया अफीम प्रयोग से? तो 1800 ईस्वी में। प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? तो 1839 ईस्वी में। ओके, अफीम के लिए भी युद्ध हुआ है, देख लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रथम अफीम युद्ध के बाद 9 अगस्त 1842 ईस्वी को चीन को इंग्लैंड के साथ कौन सी अपमानजनक संधि करनी पड़ी? तो नॉनकिंग की संधि। ओके, कौन सी अपमानजनक संधि करनी पड़ी? तो नॉनकिंग की संधि। द्वितीय अफीम युद्ध के दौरान 1858 में चीन को कौन समझौता करना पड़ा था? तो तित्सिन की युद्ध। ओके, तृतीय अफीम युद्ध के दौरान 1858 ईस्वी में चीन को कौन समझौता करना पड़ा? तित्सिन की संधि। ओके, तृतीय अफीम युद्ध में ब्रिटेन के मित्र के रूप में किस देश ने भाग लिया? तो फ्रांस ने। ओके, द्वितीय अफीम युद्ध में ब्रिटेन के मित्र के रूप में किस देश ने भाग लिया? तो फ्रांस। ओके, चीन में आंतरिक ताइपिंग विद्रोह किस अवधि तक चला? तो 1851 से 1864। ओके, 1851 से 1864। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष
जिसका 1898 से 1900 में चीन में विदेशियों के विरुद्ध हुआ। जन विद्रोह किस नाम से जाना गया? तो ये बक्सर विद्रोह। ओके, बक्सर विद्रोह। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ये सेराजेवो का हत्याकांड। ओके, सेराजेवो का हत्याकांड। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, सर्बिया, यूनान, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित राष्ट्रों के गुट को क्या कहा गया? तो मित्र राष्ट्र। क्या कहा गया? मित्र राष्ट्र। अगला है ब्रिटेन का प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित होने का कारण क्या था? तो बेल्जियम में जर्मन सेना का प्रवेश। बेल्जियम में जर्मन सेना के प्रवेश के कारण ब्रिटेन का प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा। ओके, अगला प्रश्न है रूस में हर्जेन एवं चर्नी रोवेस्की द्वारा 1860 ईस्वी के बाद परिणाम समाजवादी आंदोलन को क्या कहा जाता था? तो नारोडनेक। ओके, रूस में हर्जेन चर्नी रोवेस्की द्वारा 1860 ईस्वी में बाद परिणाम समाजवादी आंदोलन को क्या कहा गया? तो नारोडनेक। 1898 ईस्वी में साम्यवादी विचारों के प्रचारार्थ रूस में स्थापित दल का क्या नाम था? तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। क्या नाम था? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। रूस की सोशल डेमोक्रेटिक दल दो भागों में बट गया, एक बोल्शेविक और दूसरा क्या था? तो मेंशेविक। ओके, पहला बोल्शेविक, दूसरा मेंशेविक। ओके, रूस की सोशल डेमोक्रेटिक दल बट गई थी। ओके, रूस की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का विभाजन कब हुआ था? तो 1903 ईस्वी में। रूस की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का विभाजन 1903 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि रूस में कृषक समर्थित किस दल की स्थापना 1902 ईस्वी में हुई थी? तो सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी। ओके, रूस में समस्त पुरातन व्यवस्था को पूर्णतः मिटा देने के लिए 19वीं शताब्दी में हुए एक प्रमुख आंदोलन को क्या कहा गया? तो निहिलिस्ट आंदोलन। जार निकोल्स द्वितीय ने रूस की राजगद्दी कब छोड़ी? तो 15 मार्च 1917। मुसोलिनी ने किस रूप में पालोलोड इटोलिया नामक पत्र का संपादन किया? तो स्वतंत्र रूप में। ओके, पालोलोड इटोलिया नामक पत्र स्वतंत्र रूप में प्रतिपादित किया था। ओके, अगला प्रश्न है मुसोलिनी द्वारा मार्च 1919 ईस्वी में स्थापित फांसी दल परिणाम में शामिल हुए सैनिकों तथा उग्र राष्ट्रवादियों की संख्या कितनी थी? तो ये 54 थी, 54। मुसोलिनी द्वारा इटली के शासक का अधिग्रहण कब किया गया? तो 30 अक्टूबर 1922 को किया गया, 30 अक्टूबर 1922 को। एडोल्फ हिटलर कौन था? तो ऑस्ट्रिया निवासी जर्मन था। एडोल्फ हिटलर ऑस्ट्रिया निवासी जर्मन था। प्रथम महायुद्ध के बाद कैद की सजा पूरी कर लेने के बाद हिटलर ने किस पार्टी की स्थापना की? तो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। ओके, प्रश्न पूछेगा कि एडोल्फ हिटलर की पार्टी का क्या नाम था? तो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। ओके, क्या बोलेंगे? नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न है कि यंग इटली की स्थापना किसने की? तो मैजिनी ने की। इटली के प्रमुख फ्रांसीवादी नेता कौन थे? तो मुसोलिनी थे। पोपोलो डी इटेलिया नामक पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो ये मुसोलिनी किया था। ओके, जापान में मेजी की स्थापना हुई थी 1868 ईस्वी में। बर्लिन कांग्रेस कब हुआ था? 1878 ईस्वी में। युवा तुर्क क्रांति किस वर्ष हुई? 1908 ईस्वी में। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी का प्रमुख नारा क्या था? तो स्वतंत्रता। ऊपर करते हैं, क्या लिखा हुआ है? लिखा है स्वतंत्रता, भ्रातृत्व एवं समानता। ओके, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व एवं समानता। द्वितीय बाल्कन युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1913 ईस्वी में। नेपोलियन ने सिविल कोड किस वर्ष तैयार करवाए? तो 1804 ईस्वी में। बोअर युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1899 ईस्वी में। हो चिन मिन्ह किस देश के नेता थे? तो वियतनाम। जैलवरिन संघ की स्थापना कब हुई? जर्मनी में। ओके, जैलवरिन संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जर्मनी में। जर्मनी में राइन संघ की स्थापना किसने की? तो नेपोलियन ने किया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 7 सप्ताहों का युद्ध किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रो-प्रशियन युद्ध कहा जाता है। वर्साई की संधि कब हुई? 28 जून 1919 को। वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हुई। मेरा संघर्ष किसकी आत्मा कथा है? हिटलर की। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? 1870 ईस्वी में। नाजियों की बाइबिल किस पुस्तक को कहते हैं? तो मेरा संघर्ष को, जो हिटलर ने लिखा है। रक्त एवं लौह की नीति पालन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। इटली का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? 1875 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध किस दिन समाप्त हुआ? 2 सितंबर 1945 को। फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई? तो 1918 ईस्वी में। ओके, 1918 ईस्वी में। अगला है अफ्रीका में स्वतंत्र होने वाले आखिरी देश कौन सा था? तो नामीबिया में। अफ्रीका में स्वतंत्र होने वाला आखिरी देश कौन सा था? नामीबिया में। ओके, सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1922 ईस्वी में।
गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बेलग्रेड। ओके, बेलग्रेड में। उसके बाद जापान ने मंचूरियन पर आक्रमण कब किया था? तो 1931 ईस्वी में। जापान ने मंचूरियन पर आक्रमण कब किया? 1931 में। पश्चिम अफ्रीका में आज़ादी पाने वाला दूसरा देश गिनी किस राष्ट्र का उपनिवेश था? तो फ्रांस का। ओके, फ्रांस का था। गुटनिरपेक्ष देशों का 12वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो ये क्यूबा में हुआ था। ओके, क्यूबा में हुआ था। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी में। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? 1971 ईस्वी में। किनिया की स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये जोमो केनियारा के द्वारा। इजराइल राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मई 1948 ईस्वी को। इजराइल राज्य की स्थापना कब हुई? 15 मई 1948 ईस्वी को। नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका के। ओके, दक्षिण अफ्रीका के। मार्शल टीटो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो यूगोस्लाविया के। ओके, यूगोस्लाविया के थे। पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था? तो 14 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकार्नो की संधि कब हुई? लोकार्नो की संधि 1925 ईस्वी में हुई। सार्क नामक संगठन की स्थापना कब हुई? 1985 ईस्वी में। भारत की खोज करने वाला नाविक का क्या नाम था? वास्को डी गामा। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1949 ईस्वी को। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना कब हुई? 1949 ईस्वी को। दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन कब बनाया गया? तो 1949 ईस्वी को। द प्रिंस का लेखक कौन था? तो मैकियावेली। ओके, द प्रिंस के लेखक मैकियावेली था। उसके बाद है 1911 ईस्वी में लीबिया में किस देश का शासन स्थापित हुआ? तो इटली का। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तेल निर्यातक देश का संगठन ओपेक का गठन कब हुआ? तो 1960 ईस्वी में। ओपेक का गठन 1960 में हुआ। कुतुबनुमा का आविष्कार किसने किया? मार्को पोलो ने कुतुबनुमा का आविष्कार किया। वह ग्रंथ जिसमें काल्पनिक आदर्श राज का वर्णन है यूटोपिया कहलाता है। वह ग्रंथ जिसमें काल्पनिक आदर्श राज का वर्णन है यूटोपिया कहलाता है। इंग्लैंड में पुनर्जागरण के क्षेत्र में पराकाष्ठ का काल क्या था? तो एलिजाबेथ प्रथम काल। ओके, एलिजाबेथ प्रथम काल। हेनरी दी नेविगेटर किसे कहा जाता है? तो राजकुमार हेनरी को। ओके, हेनरी दी नेविगेटर किस देश का था? तो पुर्तगाल का था। ओके, पुर्तगाल का था। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में डाक वितरण की व्यवस्था किस काल में लागू की गई? तो चार्ल्स द्वितीय के काल में। विनिर्माणशाला का उदय कब हुआ? तो 15वीं शताब्दी में। चित्रकला का जन्मदाता किसे माना जाता है? जियोटो को। मोनालिसा किसकी श्रेष्ठ कृति है? तो लियोनार्डो दा विंची। ओके, गियोवनी पालेस्ट्राइना क्या था? तो गायक था। ओके, आइजक न्यूटन का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। विज्ञान में संदेहवाद को जन्म किसने दिया? डेकार्ते ने। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसे कहा जाता है? तो जॉन वाइक्लिफ को। द 95 थीसिस के लेखक कौन थे? मार्टिन लूथर। कालीनवाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्विट्जरलैंड में। नवीन निरंकुश राजतंत्रों का उदय का कारण क्या था? तो मध्ययुगीन धर्म युद्ध। ओके, इलेक्टर महान किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक विलियम को। अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ग्रोटियस को। ओके, ग्रोटियस को माना जाता है। अगला प्रश्न है, यूरोप में किस शताब्दी को राष्ट्रीयता की शताब्दी कहा जाता है? तो 19वीं शताब्दी को। ओके, यूरोप में सर्वाधिक राष्ट्रवादी क्रांति किस कालखंड में हुए? तो 1830 से 1848। 19वीं शताब्दी में राष्ट्र को रोकने के लिए राष्ट्र विरोधी विचारधारक को क्या कहते थे? तो प्रतिक्रियावादी। ओके, सुप्रसिद्ध प्रतिक्रियावादी ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक। बेल्जियम की स्वतंत्रता को इंग्लैंड द्वारा स्वीकार कब किया गया? तो 1839 ईस्वी में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेप्स की संधि के विरुद्ध 1820 में जन विद्रोह हुआ था। वह कहाँ का शासक था? तो फर्डिनेंड प्रथम। ओके, इटली के एकीकरण हेतु लाल कुर्ती दल का संस्थापक कौन था? तो गैरिबाल्डी। ओके, गैरिबाल्डी। इटली के गणतंत्र का प्रबल समर्थक कौन था? तो मैजिनी। ओके, मैजिनी। इटली को पोप के अधीन संघ राज्य बनाए जाने के समर्थक कौन था? गिबर्टी। मैजिनी यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब हुई? 1931 ईस्वी में। ओके, 1931। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण के समर्पित राष्ट्रवादियों में किस संत कहा गया? तो मैजिनी को। ओके, मैजिनी का जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था, जिनोवा। ओके, जिनोवा।
इटली शब्द का अर्थ वाया होता है, तुम जिंदा हो। इटली शब्द का संबोधन सर्वप्रथम किसने किया था? तो मेजनी ने। ओके, इटली के एकीकरण का मासिक कौन कहलाता है? काबूर। ओके, काबूर। अगला प्रश्न है, अगला है यहाँ से देखिए। ओके, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से। उसके बाद है 1848 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति का प्रासा का प्रमुख प्रभाव क्या था? तो प्रासा में उद्गार संविधान की घोषणा। बिस्मार्क का पूरा नाम क्या था? तो ओटोवन बिस्मार्क। बिस्मार्क ने कितने वर्ष तक जर्मन संघीय संसद में प्रासा का प्रतिनिधित्व किया? 8 वर्ष। बिस्मार्क को प्रासा के सम्राट विलियम प्रथम ने कब चांसलर नियुक्त किया? तो 1862 ईस्वी में। ऑस्ट्रो प्रशियन युद्ध कब हुआ था? तो 1866 ईस्वी में। ओके, अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रो प्रशियन युद्ध में पराजय के बाद ऑस्ट्रिया की संधि द्वारा जर्मन संघ से पृथक हुआ? तो प्राग की संधि। प्रासा और डेनमार्क के मध्य युद्ध कब हुआ? 1864 ईस्वी में। डेनमार्क से 1864 ईस्वी के युद्ध के बाद प्रासा को क्या मिला था? तो स्लेस्विग और लॉन्सबर्ग। ओके, 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रासा के मध्य युद्ध हुआ था, सिडेवा। ओके, सिडेवा। सिडेवा के युद्ध को क्या कहते हैं? 7 सप्ताह का युद्ध। ओके, 7 सप्ताह का युद्ध। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1865 ईस्वी में बिस्मार्क व नेपोलियन तृतीय में भेंट हुई, उसे शिष्टाचार भेंट कहते हैं। बिस्मार्क ने बियार्टिस की गुप्त भेंट से क्या प्राप्त किया था? इंग्लैंड से सहयोग। स्पेन की राजगद्दी के प्रश्न पर फ्रांस और प्रासा के राजदूतों को वार्ता को बिस्मार्क को सूचित किया गया, उसे एम्स का तार कहते हैं। फ्रेंको प्रासा युद्ध में 1 सितंबर 1870 को फ्रांस किस जगह परास्त हुआ था? तो सीडेन का। ओके, सीडान का। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, फ्रैंकफर्ट संसद ने 1848 ईस्वी में 2 प्रमुख नारे कौन से दिए थे? तो एकता और स्वतंत्रता। किस देश ने 20वीं सदी के आरंभ में स्वयं को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में स्थापित करके एशियाई राष्ट्रवाद को भावना का प्रसार किया? तो ये जापान में। जापान में मेइजी की पुनर्स्थापना कब हुई? तो 1871 ईस्वी में। मेइजी की पुनर्स्थापना के समय जापान का सम्राट कौन था? तो ये मुत्सुहितो था। ओके, मुत्सुहितो था। जापान में मेइजी पुनर्स्थापना के बाद शासनकाल के लिए एक मूल मंत्र माना गया था, क्या नाम था? जनतंत्रीकरण, खुलापन और प्रगति। ओके, जनतंत्रीकरण और खुलापन और प्रगतिकरण। चलिए अगला प्रश्न है, जापान में मेइजी युग का काल कब था? तो 1867 से 1894 ईस्वी में। ओके, 1894 ईस्वी में जापान ने किसे मुद्दा बनाकर चीन पर आक्रमण किया और चीन को बुरी तरह से पराजित किया? तो कोरिया को। ओके, कोरिया को। जापान द्वारा चीन पर विजय प्राप्त करने के बाद 17 अप्रैल 1895 को कौन सी संधि की गई थी? तो ये शिमोनोसेकी संधि। ओके, शिमोनोसेकी संधि। अगला प्रश्न, 1904-05 में जापान रूस युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो कोरिया में रूस के हस्तक्षेप करने के कारण। रूस जापान युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो पोर्ट एस्माउथ की संधि। ओके, पोर्ट एस्माउथ की संधि। अगला प्रश्न है, यूरोप में उपनिवेशवादी विस्तार का काल कब माना जाता है? तो 16वीं से 18वीं शताब्दी ईस्वी में। उपनिवेश प्रसार क्षेत्र का अग्रगामी यूरोपीय राज्य कौन था? तो यह पुर्तगाल था। ब्रिटिश व्यापारी कंपनी का औपनिवेशिक शासनकाल भारत में कब हुआ? तो 1757 से 1857। इंग्लैंड द्वारा नव साम्राज्यवाद की नीति हेतु जिसे आधार बनाया गया वह कौन था? तो डरहम रिपोर्ट। ओके, उपनिवेशवाद युग ने अंध महाद्वीप किसे कहा था? तो अफ्रीका को। ओके, अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा था। अगला प्रश्न है, वह अंग्रेज अधिकारी जो अफ्रीका में उपनिवेश विस्तार हेतु अग्रणी थी? तो सिसिल रोड्स। ओके, अफ्रीका के बारे में भूगोलविदों का प्रथम सम्मेलन 1878 में कहाँ हुआ? तो ब्रुसेल्स में। ओके, रोडेशिया का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? तो सिसिल रोड्स। ओके, बेल्जियम ने सर्वप्रथम अफ्रीका के किस प्रदेश को उपनिवेश बनाया गया? तो कांगो। ओके, कांगो। 1482 ईस्वी में कांगो नदी की खोज किसने की थी? डियागो ने की। ओके, डियागो ने। अफ्रीका में साम्राज्यवाद प्रसार में इंग्लैंड तथा फ्रांस के मध्य तनाव का कारण क्या था? मिस्र पर प्रभाव की स्थापना। ओके, मिस्र पर प्रभाव की स्थापना। अगला प्रश्न है, ट्रांसवाल और ऑरेंज की फ्री स्टेट के डचों को क्या कहा जाता था? तो ये बोअर कहा जाता था। वेरेनिजिंग समझौता 1902 ईस्वी में किसके मध्य हुआ? तो ये बोआरो व इंग्लैंड के मध्य। ओके, उसके बाद है जर्मन सम्राट कैंसर विलियम की औपनिवेशिक नीति को क्या कहा जाता था? तो वेल्ट
पॉलिटिक, ओके, थियाओ चाओ पर आधारित किसके द्वारा किया गया? तो कैसर विलियम द्वितीय। स्वेज नहर का निर्माण करने वाला देश फ्रांस था, ओके, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है अगादिर संकट कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। किसे ब्रिटिश साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था? तो स्वेज नहर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ओके। अगला प्रश्न देखिए, अगला है 1882 ईस्वी में स्थापित जर्मन उपनिवेश परिषद को क्या कहते हैं? तो कॉलोनियल न्यूलैंड कहते हैं। इटली ने 1896 ईस्वी में किस संधि द्वारा अबिसिनिया का संरक्षण छोड़ दिया? तो आदिस आबा की संधि। थ्रू दी डॉग कॉन्टिनेंट पुस्तक का लेखक कौन है? तो स्टेनले थे, ओके, स्टेनले थे। बर्लिन बगदाद रेलवे योजना निर्माण हुआ तो 1902 से 3 में। बाल्कन युद्ध कब हुआ था? 1911 से 12 में। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है राजकुमार फर्डिनेंड कौन था? तो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था। त्रिराष्ट्र मैत्री संधि जो 1882 ईस्वी में हुआ था, कौन कौन राष्ट्र शामिल था? जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, इटली था। 3 सम्राटों का संघ कब बना जिसमें जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रिया शामिल था? 1873 ईस्वी में। इंग्लैंड की शानदार पृथकत्व की नीति अंत का कब हुआ? तो 1902 ईस्वी में, ओके। फ्रांस का एकाकीपन किस संधि के बाद खत्म हुआ? द्विराष्ट्र संगठन 1894 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आंग्ल रूस समझौता कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जर्मनी और रूस के मध्य कब हुई जिससे रूस महायुद्ध से पृथक हो गया? तो मार्च 1918 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की सेना का फ्रांसीसी सेनापति कौन था? तो ये मार्शल फोच था, ओके, मार्शल फोच। प्रथम विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका कब प्रविष्ट हुआ? तो अप्रैल 1917। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने प्रथम विश्व युद्ध में तटस्थता की घोषणा कब की थी? तो अगस्त 1914 ईस्वी को, ओके। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन कब सम्मिलित हुआ? तो अगस्त 1914 ईस्वी में। प्रथम महायुद्ध कितने समय तक चला? तो 4 वर्ष, ओके। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में शांति स्थापना के लिए की गई संधि कौन थी? तो ये पेरिस की संधि थी, ओके। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया के साथ 10 सितंबर 1919 को की गई संधि क्या थी? तो सेंट जर्मन की संधि, ओके, सेंट जर्मन की संधि। सांसलिज्म शब्द सोसियस से बना है, ये किस भाषा से लिया गया? तो ये लैटिन से लिया गया है, ओके। अगला प्रश्न है सोशलिज्म शब्द का प्रथम प्रयोग 1803 ईस्वी में हुआ था, इटली, ओके, इटली। 1827 ईस्वी में सोशलिस्ट शब्द का प्रयोग अपने साथियों के लिए किसने किया था? तो ये कार्ल मार्क्स ने किया था। 18वीं शताब्दी में समाजवादी विचारधारा के उदय का मूल कारण क्या था? तो ये औद्योगिक क्रांति था, ओके, औद्योगिक क्रांति। टॉमस पेन की पुस्तक का शीर्ष कौन था? तो राइट्स ऑफ मैन, ओके, राइट्स ऑफ मैन था। पॉलिटिकल जस्टिस किसकी रचना है? तो विलियम गुडविन की थी, ओके, विलियम गुडविन। आगे देखते हैं, आगे है इंग्लैंड में समाजवादी आंदोलन की सक्रियता में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, ये रॉबर्ट ओवेन की थी। विलियम गुडविन ने पॉलिटिकल जस्टिस में मूलतः किस बात की निंदा की? तो व्यक्तिगत की संपत्ति, ओके। रॉबर्ट ओवेन की पुस्तक का नाम क्या था? न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी, न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी। पीपुल्स चार्टर का निर्माण समाजवादी आंदोलनकारियों ने कब किया? तो 1838 ईस्वी में, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समाजवादी आंदोलन के दबाव में इंग्लैंड में 1833 ईस्वी में पारित अधिनियम क्या कहलाता है? तो फैक्ट्री एक्ट। 19वीं शताब्दी के अंत में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व प्राप्त करने वाले श्रमिक दल का नेता कौन था? तो जेम्स किथ हार्डी था, जेम्स किथ हार्डी। फ्रांस में समाजवादी संस्थापक कौन था? तो काउंट सेंट साइमन, काउंट सेंट साइमन। काउंट सेंट साइमन की रचना का क्या नाम था? द न्यू क्रिश्चियनिटी, द न्यू क्रिश्चियनिटी। समाजवादी कार्ल मार्क्स ने पेरिस कम्यून की प्रशंसा किस कृत्य में की है? तो द सिविल वार इन फ्रांस, द सिविल वार इन फ्रांस। उसके बाद है विश्व में सर्वमान्य समाजवादी आंदोलन का नेता किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स, ओके, कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब लिखा था? तो 1847 ईस्वी में, ओके, 1847 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना किसके लिए की थी? तो कम्युनिस्ट लीग के लिए, ओके, कम्युनिस्ट लीग के लिए। मार्क्स के अनुसार इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य क्या था? तो वर्ग संघर्ष, ओके, वर्ग संघर्ष था। कार्ल मार्क्स द्वारा अर्थशास्त्र पर लिखी गई पुस्तक क्या थी? तो दास कैपिटल। ये पूछा जाता है, बहुत बार, इंपॉर्टेंट है। प्रथम इंटरनेशनल का आयोजन 28 सितंबर 1864 ईस्वी को लंदन में हुआ था, तो ये सेंट मार्टिन हॉल में हुआ था। कहाँ? सेंट मार्टिन हॉल। प्रथम इंटरनेशनल का उद्घाटन एवं
संचालनकर्ता समाजवादी नेता कौन था? तो ये कार्ल मार्क्स था। ओके, कार्ल मार्क्स। अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एमिला वेडर वेल्डे थे। ओके, एमिला वेडर वेल्डे थे। कौन सी पुस्तक साम्यवादियों की बाइबल कहलाती है? तो दास कैपिटल। ओके, दास कैपिटल कहलाती है। अगला प्रश्न है, रूस के इतिहास में आधुनिक विश्व के कैलेंडर की कौन सी तिथि थी? तो खूनी रविवार जो कहलाती थी वो तिथि थी 22 जनवरी 1905 की। ओके, रूस में अक्टूबर 1905 में सुधारों की घोषणा। प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ड्यूमा का गठन। रूस में प्रथम ड्यूमा का गठन कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में। 1917 ईस्वी की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो रूस की खदानों का अभाव। रूस की बोल्शेविक क्रांति का प्रथम चरण कब हुआ था? तो मार्च 1917। ओके, अगला प्रश्न है, लेनिन द्वारा संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो सेंट्रल जेल। ओके, रूस का बेस्तिल किसे कहा जाता है? तो सल्सबर्ग का दुर्ग। ओके, सल्सबर्ग का दुर्ग। रूस की क्रांति में लेनिन का प्रमुख नारा क्या था? तो संपूर्ण शक्ति सोवियत को सौंप दो। ओके, जितनी शक्ति है वो सोवियत संघ को यानी रूस को सौंप दो। रूस में लाल आतंक किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? तो बोल्शेविकों के लिए। ओके, बोल्शेविकों के लिए। क्रांति के बाद रूस का नया संविधान 1918 ईस्वी में बना। ओके, कब बना? 1918। रूस में चेका नामक विशेषण न्यायालय का अध्यक्ष किसने बनाया था? तो फेलिक्स डेराजिंस्की को। ओके, रूस के नवीन संविधान में कमीसार किसे कहा गया? तो विभागों के मंत्री को। साम्यवादियों की क्रांति का प्रतीक झंडा किस रंग का था? तो लाल था। रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना समय अवधि क्या थी? 1928 से 1933। ओके, 1928 से 1933। आगे देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा वही हमें करना है। ओके, ये देख लेते हैं। म्यूनिक समझौता कब हुआ था? तो सितंबर 1938 ईस्वी में। म्यूनिक समझौता के द्वारा जर्मनी को चेकोस्लोवाकिया का क्षेत्र मिला था, उसका नाम क्या था? तो सुडेटनलैंड था। ओके, द्वितीय विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका कब सम्मिलित हुआ? तो दिसंबर 1941 ईस्वी में। फ्रांस द्वारा बनाई गई भूमिगत किले को श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो मेजिनो लाइन। ओके, फ्रांस ने जर्मनी के समक्ष पराजय कब स्वीकार की? तो जून 1940 ईस्वी। ओके, अगला प्रश्न है, लंदन में फ्रांस की स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर जर्मनी के विरुद्ध जारी रखने वाला कौन था? डी गॉल। ओके, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सितंबर 1939 ईस्वी में पोलैंड का बंटवारा किन राज्यों ने किया? तो जर्मनी और रूस। मुसोलिनी द्वारा युवकों को फांसीवादी समर्थक बनाने हेतु स्थापित संस्था कौन सी थी? तो बालिलिया थी। ओके, बालिला। 22 मई 1939 ईस्वी को जर्मनी व इटली के मध्य हुआ समझौता क्या कहलाता है? तो स्टील पैक्ट। ओके, स्टील पैक्ट। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया था? तो 14 अगस्त 1945 ईस्वी को। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस जहाज ने जापान के हिरोशिमा पर अणुबम गिराया था? तो अणुबम बक्सर पर। ओके, हिरोशिमा और नागासाकी से संबंधित लिटिल बॉय ऑफ फैट मैन क्या थे? तो अमेरिकी बमों का नाम था। एटलांटिक चार्टर की घोषणा कब की गई? तो 14 अगस्त 1914 को। ओके, अगला प्रश्न है, म्यूनिक समझौते के बाद स्वदेश लौटने पर किसने कहा था मैं सम्मानजनक शांति से लेकर आया हूँ? तो चैम्बरलेन ने कहा था। ओके, अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई? तो गणतंत्रवादी। ओके, पुनर्जागरण का क्या शाब्दिक अर्थ है? तो पुनर्जन्म या पुनः जागना। ओके, यूरोप में पुनर्जागरण काल कौन सा माना जाता है? तो 1300 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। उसके बाद है रेनेसा, जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है, शब्द प्रथम प्रयोग करने वाला कौन था? तो वैसारी था। रेनेसा शब्द किस भाषा से है? तो फ्रेंच से है। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो इटली से। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रांसिस्को पेट्रॉक का जन्म इटली के एंजा नगर में कब हुआ? तो 1302 ईस्वी में। पेट्रॉक किस चिंतन धारा का प्रवर्तक माना जाता है? तो मानववाद। ओके, बुकासियो किसका शिष्य था? तो ये पेट्रॉक का था। ओके, फ्रांसीसी बेकन किस रूप में विख्यात है? अंग्रेजी निबंधकार। पृथ्वी विश्व के केंद्र में स्थित है, यह पुनर्जागरण काल में किसने प्रतिपादित किया था? तो टॉलमी ने। ओके, उसके बाद टॉलमी पृथ्वी विश्व के केंद्र में स्थित है इस सिद्धांत को कोपरनिकस ने असत्य सिद्ध किया। ओके, अगला है, यूरोप को लीगेसी ऑफ ग्रीस किसने कहा था? तो ये फिशर ने कहा था। इतिहासकार फिशर ने यूरोप में आधुनिक काल के प्रारंभ की तिथि को क्या मानी है? तो 1453 ईस्वी। डिकोट कौन था? तो ये फ्रेंच गणितज्ञ एवं दार्शनिक था। 1514 ईस्वी में 1564 ईस्वी के दौरान औषधि एवं शैल क्रिया का प्रमुख अध्ययन करने वाला नीदरलैंड निवासी कौन था? तो ये वेसोलियम था। ओके, वेसोलियम। ओल्ड
टेस्टामेंट में वर्णित दृश्यों का सुंदर अंकन फ्लोरेंस चर्च के द्वारा पर किसने किया था? तो ये गिलर्टी ने किया था। ओके, गिलर्टी। अगला प्रश्न है, यह द्वार स्वर्ग में रखे जाने योग्य हैं। फ्लोरेंस चर्च द्वारा के बारे में किसने कहा था? तो माइकल एंजिलो ने कहा था। माइकल एंजिलो द्वारा सेंट पीटर चर्च पर अंकित प्रसिद्ध चित्र कौन सा था? तो ये पियाता था। ओके, वेनिस में सेंट माँ की विशाल मूर्ति एवं बच्चों की मूर्तियाँ बनाने वाला मूर्तिकार कौन था? तो ये दानातेलो। ओके, दानातेलो। इटली में नवीन स्थापत्य कला शैली का कौन सा प्रवर्तक पुनर्जागरण कालीन था? तो ये ब्रुनलेस्की। ओके, ब्रुनेलेस्की। अगला प्रश्न है, परंपरागत बाइजेंटाइन शैली के स्थान पर मनुष्य व प्रकृति को नवीन शैली में स्थान देने वाला कौन था? तो जिएटो था। किसके कुल 145 चित्रों में से सिस्टाइन, मैडोना और लास्ट जजमेंट अतीत प्रसिद्ध है? तो माइकल एंजिलो। ओके, डिफेंडर ऑफ पीस नामक रचना किसने किया? तो मार्सी गालियो ने किया। किसे अंग्रेजी काव्य का पिता माना जाता है? तो चौसर को। जूलियस सीजर नामक काव्य रचना किसने किया है? तो शेक्सपियर ने। ओके, जूलियस सीजर। अगला है, पुनर्जागरण में कौन दशमलव पद्धति का प्रमुख प्रचारक था? तो स्टेविन था। ओके, कालेजेडी फ्रांस की स्थापना करके ग्रीक और लैटिन साहित्य को समृद्ध बनाने वाला कौन था? तो फ्रांसीसी प्रथम। ओके, अगला प्रश्न है, तो दोस्तों हमारा विश्व का इतिहास यहीं पर समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करेंगे, शेयर करेंगे और मिलते हैं फिर हम नए मास्टर वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ, एक नए जोश उमंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें और ठंड में बच के रखें, अपने आप को सेल्फ रखें। ठीक है दोस्तों, और पढ़ाई करें, जितना हो सके उतना पढ़िए। एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, जैसे आपने बीपीएससी भरा होगा या बिहार सिविल कोर्ट भरा होगा, एसएससी भरा होगा, फायरमैन भरा होगा, दरोगा, जो भी, तो सभी तो होंगे ही। ओके, तब तक बाय बाय।